अरब के एक गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक व्यापारी रहता था। अब्दुल्लाह का खजूर का व्यापार था। अब्दुल्ला इसी व्यापार से ढेर सारे पैसे कमाकर गरीबों की भी खूब मदद किया करता था। उसके घर पे बहुत सारे लोग खाना और पैसे मांगने आया करते थे और वह किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। देखते देखते उसकी जमीन पर हजारों खजूर के पेड़ उग गए और अब्दुल्ला का व्यापार बहुत बढ़ता गया। अब्दुल्ला की तरक्की देखकर उसका एक पड़ोसी जिसका नाम खालिद था, उसका भी खजूर का व्यापार था। खालिद से अब्दुल्ला की तरक्की देखी नहीं गई और वह अब्दुल्ला से जलने लगा। एक बार खालिद अब्दुल्ला से मिलने जाता है। वह कुंडी खटखटाता है। अंदर से अब्दुल्ला निकलता है। और भाई खलीद, आज इधर कैसे भटक गए? बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, तो मैंने सोचा कि जरा पड़ोसी की भी खैर और खबर ले लूं। अच्छा किया तुम आ गए। अब्दुल्ला अपनी पत्नी से कहता है, अरे बेगम, खलीद के लिए जरा शरबत वगैरह ले आओ। उधर अब्दुल्ला की पत्नी किचन में शरबत बनाने जाती है और इधर अब्दुल्ला और खालिद बातें करते हैं। इतने में अचानक से अब्दुल्ला की पत्नी की आवाज आती है, अजी सुनिए। हाँ। अब्दुल्ला शरबत लेने किचन में जाता है। खालिद मौके का फायदा उठाकर अब्दुल्ला की अलमारी से जमीन के कागजात निकालकर अपने कुर्ते में छिपा लेता है। इतने में अब्दुल्ला शरबत लेकर आ जाता है। खालिद शरबत पीकर कहता है, अच्छा अब्दुल्ला, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद अब्दुल्ला की जमीन का कागज चुराकर चला जाता है और अब्दुल्ला को इसकी भनक भी नहीं लगती। खालिद अब्दुल्ला की जमीन के कागज पर अपना नाम चढ़वा लेता है और वह गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आप मेरे साथ इंसाफ कर दीजिए। अरे खलीद, तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया? सरपंच जी, मेरे साथ अब्दुल्ला ने जुल्म किया है। क्या कर दिया अब्दुल्ला ने? वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है। अरे सरपंच जी, अगर अब्दुल्ला सीधा साधा आदमी है तो वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता। मगर उसने तुम्हारे साथ क्या किया? 2 साल पहले उसने अपनी जमीन मेरे हाथ बेच दी थी। मैंने उस जमीन में खजूरों के पेड़ लगाए और जब वो पेड़ बड़े हो गए तो उसने मुझे जमीन देने से मना कर दिया और पैसे भी नहीं लौटाए और मेरी जमीन पर उगे हुए पेड़ों से व्यापार करके खूब पैसे कमा रहा है। अब आप ही बताइए सरपंच जी, मैं क्या करूं? खलीद, क्या तुम्हारे पास उस जमीन के कागजात है? जी हाँ सरपंच जी, ये देखिए उस जमीन के कागजात। उस कागज पर खालिद का नाम लिखा होता है। सरपंच अब्दुल्ला को बुलवाता है। अब्दुल्ला वहाँ आता है। अब्दुल्ला, जिस जमीन पर तुम खजूर की खेती कर रहे हो वो जमीन तो खलीद की है। तुमने 2 साल पहले खलीद के हाथ वो जमीन बेच दिया था, अब उसको कब्जा क्यों नहीं देते? कौन सी जमीन सरपंच जी? वो जमीन तो मेरी है। अच्छा, क्या तुम्हारे पास उस जमीन का कोई कागज है? जी सरपंच जी, मैं अभी अपनी जमीन का कागज लेकर आता हूँ। अब्दुल्ला अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, बेगम, जरा जमीन के कागज मुझे निकाल के दो। अब्दुल्ला की पत्नी अलमारी खोलकर देखती है, मगर कागज तो यहाँ नहीं है। अब्दुल्ला जाकर अलमारी में देखता है, मगर जमीन का कागज वहाँ नहीं होता। अब्दुल्ला उदास होकर सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, जमीन के कागज खो गए हैं, वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास कैसे होगा कागज? तुमने अपनी जमीन खलीद के हाथ बेच दिया था और जमीन के कागज उसी के पास है, ये देखो। अब्दुल्ला कागज देखकर समझ जाता है कि यह सब खालिद का ही किया धरा है। सरपंच वो जमीन खालिद के हवाले कर देता है और अब्दुल्ला के पास अब कुछ नहीं रह जाता। वह कुछ ही महीनों में गरीब हो जाता है। अब जब भी उसके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता तो अब्दुल्ला हाथ जोड़ लेता और कहता, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो लोग अब्दुल्ला से कहते, अब्दुल्ला, तुम तो बहुत दान करते थे, अब क्या हुआ है? अब्दुल्ला ने अपनी कहानी उनको सुनाई और उनसे अपने लिए दुआ करने के लिए कहा। वो लोग अब्दुल्ला की भलाई की दुआ करने लगे। उधर खालिद अब्दुल्ला की जमीन पर उसी के खजूर के पेड़ों से व्यापार शुरू करता है और बहुत मुनाफा कमाता है।
एक बार एक बहुत बूढ़ा और बदहाल व्यक्ति अब्दुल्ला के घर का दरवाजा खटखटाता है। अब्दुल्ला दरवाजा खोलता है। मेरे घर पर खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं पौधे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। मेरे पास एक खजूर का पौधा है, तुम इसको खरीद लो और बदले में कुछ पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरे घर पर सब भूखे रह जाएंगे। अब्दुल्ला की पत्नी जोर जोर से अब्दुल्ला को आवाज देती है, अजी सुनिए सुनिए। अब्दुल्ला की आंखें खुल जाती हैं और वह दौड़ कर बाहर जाता है और देखता है खजूर का पौधा उसने अपने आंगन में लगाया था, वह बड़ा हो चुका है और उस पर ढेर सारे खजूर लदे हैं। अब्दुल्ला और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। अब्दुल्ला पेड़ के सारे खजूर तोड़ लेता है। खजूर तोड़ते ही फिर से उस पर खजूर आ जाते हैं। अब्दुल्ला फिर से पेड़ के सारे खजूर तोड़ता है और फिर से पेड़ पर खजूर आ जाते हैं। इस तरह हमेशा उस पेड़ पर खजूर निकले रहते हैं और अब्दुल्ला उन खजूरों से व्यापार करके पहले से ज्यादा अमीर हो जाता है और पहले से ज्यादा दान करने लगता है। उधर खालिद सपने में देखता है कि जो जमीन उसने अब्दुल्ला से धोखे में ली थी, उसके साथ साथ उसकी अपनी जमीन पर उगे सारे पेड़ सूख जाते हैं और सारी जमीन बंजर हो जाती है। वो उठकर जल्दी से अपने खेतों की तरफ जाता है और खेतों की तरफ देखता है। सारे पेड़ सूखे होते हैं और सारी जमीन बंजर हो जाती है। खालिद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सरपंच के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकार करता है। सरपंच अब्दुल्ला को बुलाता है और खालिद अब्दुल्ला से अपनी गलती की माफी मांगता है। अब्दुल्ला उसको माफ कर देता है। राजकुमारी चंद्रा अपने महल के झरोखे पर अनमनी सी खड़ी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी अपने पिता राजवीर सिंह को क्या जवाब दे। उसकी शादी को लेकर सभी परेशान थे। उसकी अभी शादी करने का इच्छा नहीं थी। वो सोच रही थी, मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगी। अभी तक देखे गए सभी राजकुमारों में उसने कोई ऐसी बात नहीं देखी जो उसे उनका कायल कर सके। इसी उलझन में वो झरोखे को हाथों से पकड़कर 1 घंटे तक विचार मग्न खड़ी थी। वो पलटने ही वाली थी कि महल के सामने से जाते हुए एक घुड़सवार के घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर उसके कदम जहां के तहां ठिठक गए। उसने देखा कि घुड़सवार एक मधुर मुस्कान के साथ लगातार उसकी तरफ ही देख रहा था और इसी वजह से शायद उसने घोड़े की लगाम थोड़ा ज्यादा जोर से खींच दी, जिसकी वजह से वो हिनहिनाने लगा था। राजकुमारी चंद्रा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। घुड़सवार ने घोड़े को महल के फाटक के तरफ मोड़ दिया। चंद्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई नीचे आ गई। फाटक पर पहरेदार को चंद्रा ने फाटक खोलने का आदेश दिया और बाहर चली गई। वो घुड़सवार घोड़े से उतर गया और चंद्रा के पास पहुंचकर बोला, मैं सुहेलगढ़ का राजा सारंग हूं। आज किसी काम से इधर आया तो आपके महल और उसके झरोखे की खूबसूरती ने मुझे रोक लिया। राजकुमारी चंद्रा ने कहा, महल और झरकों की खूबसूरती? ओह, हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बना है। मैं समझी थी। क्या समझी थी आप? कुछ नहीं। क्या आप मुझे अपना महल दिखाएंगी? राजकुमारी चंद्रा आगे आगे भारी कदमों से जा रही थी। उसे वैसे भी अपनी खूबसूरती पर काफी नाज था और एक नौजवान राजकुमार का ये बोलना कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया
आपके यहाँ कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। चंद्रा माफी मांगते हुए बोली। अरे आपके साथ वक्त कैसे बीत गया? सारंग के जाते ही चंद्रा को लगा कि उसकी सारी खुशियां चली गई। अब तो वो रोज जाकर झरोके पर खड़ी हो जाती और राजकुमार का इंतजार करती। कई महीनों के बाद एक दिन वो सुबह सुबह झरोके के पास खड़ी थी। तभी उसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। वो झरोके से देख रही थी। राजकुमार आया और रुका, फिर फाटक की तरफ मुड़ा। राजकुमारी नीचे भागी और राजकुमार को हाथ पकड़कर बोली, मैं उस दिन के बाद से